कॉलेज। अन्वी क्लासरूम में सीट पर बैठी हुई समर, साहिल और सार्थक की बातों को सोच रही थी। उसे कैसे भी करके उन तीनों से माफ़ी मांगने के लिए खनक को मनाना था, लेकिन वो मानेगी या नहीं, ये सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। क्योंकि वो जहाँ तक खनक को जानती थी, खनक इतनी आसानी से तो उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगने वाली थी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी, तभी खनक क्लासरूम में आई और अपना बैग सीट पर रखकर उसके पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए अन्वी से बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही है? खनक की आवाज़ सुनकर अन्वी ने उसकी तरफ देखा। खनक जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जैसी उसकी नज़र अन्वी के गाल पर बने निशानों पर गई, उसने हैरानी से अन्वी से पूछा, ये क्या हुआ तुझे, कहीं गिर गई थी? खनक की बात सुनकर अन्वी काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन अगले पर मुस्कुराने की कोशिश करते बोली, हाँ, वो गलती से पैर स्लिप हो गया। खनक का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर, मैं प्लीज़ अभी तुझे कुछ मांगना चाहती हूँ और तू मुझे मना मत करना। अन्वी की बात सुनकर खनक असमझ से उसका चेहरा देखते हुए बोली, हाँ बोलना, क्या हुआ? अन्वी ने एक गहरी सांस छोड़ी और खनक की आंखों में देखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तू उन लोगों से माफ़ी मांग ले और जो भी है उसे क्लियर कर। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। अन्वी की बात सुनकर खनक गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और ये सब तुझे मुझसे बोलने के लिए? उन लोगों ने तुझे बोला है ना? उन लोगों को तो अब मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की? इतना बोलकर खनक गुस्से में बेंच से उठकर क्लासरूम से बाहर जाने लगी। अन्वी भी डरते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था खनक का गुस्सा देखकर। पता नहीं अब क्या होगा और वो लोग उसकी फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल ना कर दें। ये ख्याल आते ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और जल्दी से खनक को रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन खनक तो खनक थी, वो जब तक उन लोगों को सबक नहीं सिखा लेती तब तक रुकने वाली नहीं थी। खनक वही बात करी थी तो स्टूडेंट के पास आई और उसने गुस्से में उन दोनों से समर, सार्थक और साहिल के बारे में पूछा। एक स्टूडेंट ने डरते हुए से बता दिया कि तीनों कॉलेज के टेरिस पर हैं। खनक गुस्से में टेरिस की तरफ जाने लगी और उसके साथ साथ अनु भी उसके पीछे पीछे टेरिस की तरफ जाने लगी। कॉलेज का टेरिस। समर, सार्थक और साहिल तीनों सिगरेट पीते हुए फ़ोन से पॉर्न वीडियो देख रहे थे और तीनों ही वीडियो देखते हुए स्माइल कर रहे थे। तभी अचानक से कोई साहिल के हाथ से फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक देता है। अचानक से इस हरकत पर तीनों का ही चेहरा गुस्से और हैरानी से भर जाता है। तीनों अपने सामने देखते हैं जहाँ खनक गुस्से में खड़ी तीनों को देख रही थी और उसके पीछे डरी सहमी अन्वी खड़ी थी। खनक गुस्से में जैसे ही फ़ोन में चल रही वीडियो को देखती है, उसका चेहरा और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में फ़ोन को ज़मीन पर पटक देती है और अपनी हील वाली सैंडल से फ़ोन को कुचलने लगती है। उसकी इस हरकत पर तीनों को ही बहुत गुस्सा आने लगता है। खनक गुस्से में उन तीनों को देखते हुए बोली, तुम लोग की बस यही औकात है, तुम तीनों बस यही कर सकते हो। मुझसे तो सॉरी बुलवा नहीं सकते, इसलिए मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहे हो ताकि वो मुझसे कहे और मैं तुम तीनों से सॉरी बोलूं। लेकिन अगर तुम तीनों असली मर्द हो तो मुझसे सॉरी बुलवा कर दिखाओ। मेरे फ्रेंड को परेशान करके अपने नामर्द होने की पहचान मत दो, क्योंकि अगर तुम तीनों असली मर्द होते तो मेरी फ्रेंड को एक सॉरी के लिए परेशान नहीं करते। असली मर्द तो जैसे मैंने तुम तीनों को थप्पड़ मारा है ना, मुझे भी वैसे ही सॉरी बुलवा कर दिखाओ। इतना बोलकर खनक अन्वी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। उन तीनों का ही चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आंखें तो ऐसी हो गई थी जैसे अभी उनकी आंखों से। साहिल गुस्से में चिल्लाते बोला, वो 2 कौड़ी की लड़की हमें नामर्द बोलेगी, उसे तो अब बताना पड़ेगा कि मर्द होते क्या हैं। सार्थक भी गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, हाँ और ऐसा बताएंगे। अभी जो हमारे सामने जवान चल रही है ना, इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे सामने भी आ सके। हमारे नाम से जैसे बाकी स्टूडेंट कांपते हैं, अगर ऐसी हालत नहीं करती तो मेरा नाम भी सार्थक कपूर नहीं। और इस अन्वी को तो इसी तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। तभी समर उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं करेगा। हमारी मर्दानगी को चैलेंज किया है ना, तो हम भी बताएंगे
लेकिन अपने तरीके से, कि आखिर मर्द की मर्दानगी पर सवाल उठाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन इसमें अब हम उस लड़की को बीच में नहीं लाएंगे। सार्थक को देखते हुए, तुम उस लड़की से जाकर माफ़ी मांगो और उसकी जो वीडियो बनाई है उसे डिलीट करो। समीर की बात सुनकर सार्थक हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, क्या? लेकिन अगले ही पल उसने जब समर की आंखों में देखा तो वो समझ गया कि आखिर समर करना क्या चाहता है, और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। समर ने तीनों को अपना प्लान बताया तो तीनों के ही होठों पर हैवानियत भरी मुस्कुराहट आ गई, जो ये साफ बता रही थी कि खनक के साथ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या, ये तो सिर्फ वो तीनों और भगवान ही जानते थे कि आखिर उन तीनों के दिमाग में चल क्या रहा है, और क्या खनक इन सब से बच पाएगी या हो जाएगी इन तीनों का शिकार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ क्लासेस होने के बाद लंच टाइम हो गया था। इस वक्त खनक और अनवी कैंटीन में बैठे हुए थे। अनवी का तो मन भी नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का, लेकिन खनक उसे ज़बरदस्ती लेकर आई थी। उसने दोनों का ऑर्डर दे दिया था क्योंकि एक कैंटीन ही होती थी जहां वो अपनी मर्जी का खा सकती थी, वरना अपने एजीओजी के साथ तो उसे घास फूस ही खानी पड़ती थी। कुछ देर बाद दोनों का ऑर्डर आ गया। खनक तो बिंदास होकर अपना ऑर्डर में खाने में लग गई। वहीं अनवी यही सोच रही थी कि क्या होगा, वो कैसे उन लोगों को समझाएगी कि वो लोग वीडियो और फोटो डिलीट कर दें, कि वो लोग गुस्से में उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस वायरल कर दें। ये सोच सोच कर उसकी भूखी मर गई थी। तभी अचानक से कैंटीन में सन्नाटा छा गया, क्योंकि तीनों शैतान कैंटीन में आ चुके थे। तीनों शैतानों को देखकर सभी बच्चे डर से कांपने लगे। वहीं खनक बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, आ गए तीनों राक्षस। इतना बोलकर खनक वापस से अपना ऑर्डर अपने मुंह में ठूसने लगी। वहीं अनवी तो उन तीनों का नाम सुनकर ही डर से सहमने लगी थी और जल्दी से खनक से बोली, यार हम लोग यहाँ से चलते हैं ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। अनवी की बात सुनकर खनक खाते बोली, देख जब तक मैं अपना पेट भर के खा नहीं लेती मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। मन में मुँह बनाते हुए, एक यही तो आज़ादी भरी दुनिया है जहाँ मैं अपनी मर्जी का खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, वरना मेरे एजीओजी के साथ तो मुझे हर वक्त खास फूसी खानी पड़ती है। लेकिन यहाँ कैंटीन में मैं अपनी मर्जी का खा सकती हूँ। बोलते हुए भी खनक मुस्कुरा ही रही थी कि धीरे धीरे कैंटीन खाली होने लगती है, और वो जैसे ही सामने देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसके सामने तीनों शैतान समर, सार्थक और साहिल खड़े थे। अनवी उन तीनों को देखकर और भी ज़्यादा डर से कांपने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो तीनों यहाँ कर उसे धमकाने आए हैं, या फिर हो सकता है कि उन लोगों ने उसकी वीडियो को वायरल कर दिया हो। देखते ही देखते पूरी कैंटीन खाली हो गई थी। अब वहाँ पर सिर्फ तीनों शैतान खनक और अनवी बचे थे। साहिल खनक से बोला, हम तीनों को तुमसे कुछ बोलना है। साहिल की बात सुनकर खनक घमंड से मुस्कुराते बोली, लेकिन मुझे तुम तीनों की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि किसी को भी तुम्हारी बात सुनने में दिलचस्पी होगी। इसलिए तुम तीनों एक काम करो, बारी बारी से अपनी एक बात अपने एक दोस्त को कहो और उसकी तुम बात सुनो। खनक की बातें सुनकर साहिल गुस्से में कुछ बोलने वाला हुआ कि तभी समर बिना किसी एक्सप्रेशन के खनक से बोला, आई एम सॉरी। समर के मुंह से सॉरी सुनकर अनवी हैरान हो गई। वहीं खनक ना सुनने का ड्रामा करते हुए अपने कान में उंगली डालते हुए समर से बोली, तुमने कुछ कहा? क्या कहा? वो क्या है ना, आज कानपुर में हड़ताल हो गई। जो तुमने कहा है मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया था, या फिर तीन दोनों को शौक चढ़ गया है मुझसे बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का। क्या बात है, मुझसे बेइज्जती करवा कर तुम तीनों का मन नहीं भरता जो बार बार आ जाते हो मुझसे अपनी बेइज्जती करवाने। खनक की बातें सुनकर तीनों का खून खोल रहा था, लेकिन तीनों ही अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रहे थे। अनवी जल्दी से खनक का हाथ पकड़कर उसे समझाते बोली, यार प्लीज़ ये सब छोड़ देना,
अब तुझसे बाकी माफ़ी मांगते हुए दे रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कर दे उनको। कनक अनवी से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में तीनों को देखते हुए बोली, जितना तुम तीनों मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो उतना तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अच्छे से जानती हूँ तुम तीनों को। एक बार को कुत्ता भी काटना छोड़ सकता है, लेकिन तुम तीनों बदल जाओ ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस निकल जाओ, वरना तुम तीनों का वो हाल करूँगी कि बाकी लोग क्या तुम तीनों खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। और फिर तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर की बात, कहीं नज़र भी ना होगी और मेरे ओजी ओजी क्या नौकरी करने के लायक नहीं रहेंगे। खनक की ऐसी बातें सुनकर सार्थक गुस्से में उस पर हाथ उठाने चला, लेकिन थप्पड़ खनक को लगता इससे पहले ही समर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से में उसे डांटते बोला, हम तीनों यहाँ इससे माफ़ी मांगने आए थे, लेकिन इसे अगर माफ़ नहीं करना तो कोई बात नहीं, ये इसका फैसला है। खनक की तरफ देखते हुए, आज तक मैंने किसी को सॉरी नहीं बोला क्योंकि आज तक सब बच्चे मुझसे डरते ही रहे, लेकिन तुम मुझे डरी ही नहीं बल्कि मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया और आज मैं सच्चे दिल से तुमसे माफ़ी मांगने आया था, लेकिन तुम माफ़ नहीं करना तो ये तुम्हारा फैसला है। अनवी की तरफ देखते हुए, हम तीनों ने तुम्हें जितना परेशान किया उसके लिए हम तीनों को ही तुम्हें माफ़ कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही कोई दिक्कत होगी। इतना बोलकर तीनों वहाँ से चले गए। खनक गुस्से में मुंह बनाते बोली, तीनों को तो ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था। इतना ड्रामा तो हीरोइन भी नहीं करती जितना ये लोग लड़के होकर करते हैं। और बुरा सा मुंह बनाते हुए, इन तीनों के चक्कर में मेरे खाने की बैंड बज गई। इतना बोलकर खनक वापस से अपना ऑर्डर खाने लगी। कुछ घंटे बाद छुट्टी हो गई और सभी बच्चे अपने घर को चले गए। कपूर मैंसन। अनवी फ्रेश होकर जैसे ही नीचे आई उसकी नज़र सार्थक पर पड़ गई। सार्थक को देखकर वह घबराते हुए वापस जाने लगी। तभी सार्थक उसका नाम लेकर उसे बुलाया, अनवी। सार्थक की आवाज़ सुनकर अनवी डर से कांपने लगी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं सार्थक उसे फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए धमकी न दे। लेकिन अगले पल सार्थक ने जो कहा उसे सुनकर अनवी पूरी तरह से हैरान हो गई। सार्थक अनवी के पास आया और उसे माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी अनवी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हैरानी हो रही होगी, लेकिन आज सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपने परिवार वालों का गुस्सा तुम पर उतारा। लेकिन सच बोलूं तो मैंने अपने परिवार वालों को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं की तो वो लोग मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इसलिए मैं बार बार तुमसे कहता था कि तुम शादी के लिए मना कर दो, लेकिन तुमने भी मेरी बात नहीं मानी और मॉम डैड ने तुम्हें मेरे साथ यहाँ भेज दिया। मुझे तुम्हें देखकर रोज़ गुस्सा आता था और इस गुस्से में मैं तुम्हारे साथ, लेकिन आई एम सॉरी। मैं मानता हूँ कि सॉरी शब्द बोल देने से तुम्हारा दुख कम होगा नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे परिवार को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और तुम्हें भी नहीं। और मैंने जो घटिया हरकत की थी तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। तुम चाहे तो मेरा फ़ोन चेक कर सकती हो। इतना बोलकर सार्थक ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालकर अनवी के हाथों में रख दिया और बोला, चाहे तो तुम इस फ़ोन को तोड़ दो और मुझे भी मेरी गलती की सज़ा दे दो। अनवी हैरानी से सार्थक को देखे जा रही थी। उसने फिर फ़ोन को देखा, फ़ोन में कोई पासवर्ड नहीं था। वो जल्दी से फ़ोन को खोलकर वीडियो और फोटोज़ ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी नहीं थी सिवाय एक फ़ोटो के। वो अनवी और सार्थक की सगाई की फ़ोटो थी। अनवी हैरानी से सार्थक को देखते बोली, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा लैपटॉप और कहीं। सार्थक उसके हाथ में अपना फ़ोन लेकर उसके दोनों हाथों कंधों को पकड़ते बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना लैपटॉप भी चेक करवा देता हूँ और बाकी चीज़ भी। इतना बोलकर सार्थक अनवी को अपने साथ ले जाने लगा। करीब 1 घंटा हो गया था, लेकिन अनवी को कोई फोटोज़ और कोई वीडियो नहीं मिली। ना चाहते हुए भी उसे सार्थक की बातों पर यकीन करना पड़ रहा था। हो सकता है वो तीनों बदल गए हों, क्योंकि पूरा कॉलेज जानता था कि तीनों किससे सॉरी नहीं बोलने, या पूरे कॉलेज के हिसाब से तो तीनों ने कभी सॉरी शब्द बोला भी नहीं होगा।
लेकिन पहली बार उन तीनों ने खनक को सॉरी बोला था, तो साफ जाहिर कर रहा था कि शायद तीनों बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में वो तीनों बदलने की कोशिश कर रहे थे, या उनके किसी प्लान का ये एक हिस्सा था? ये तो आने वाला वक्त ही जानता था। अन्वी ने धीरे से अपना सर हिला दिया, जिसका मतलब था कमरे में कुछ भी नहीं है। अन्वी वहां से जाने लगी, तभी सार्थक ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकर बोला, हम तीनों ने तुम लोगों के साथ जो भी किया, क्या तुम लोग उसे भूलकर हम लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती? हम सब अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या तुम अपने दोस्त को समझा नहीं सकती कि वो हम तीनों को माफ़ कर दे? सार्थक की बात सुनकर अन्वी फीका मुस्कुराते बोली, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसका फैसला खुद का होगा कि वो तुम तीनों को माफ़ करना चाहती है या नहीं। इतना बोलकर अन्वी कमरे से बाहर चली गई। शेखावत मैंसन, अस्वत का कमरा। खनक लंच करके बेड पर लेटी हुई गहरी नींद में सो रही थी, और सोते सोते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। ठीक शाम के 7 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और अस्वत अंदर आया। वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र बेड पर सो रही खनक पर पड़ गई। अस्वत गुस्से में खनक को देखते बोला, डॉल, तुम्हें मेरी छूट का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। इतना बोलकर अस्वत धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ाते हुए बेड के पास आया और अपने दोनों हाथ बेड पर रखकर गुस्से में खनक के ऊपर झुकने लगा। उसका चेहरा गुस्से में इस वक्त बिल्कुल लाल था। अचानक से क्या हुआ कि उसने गुस्से में अपने होठों को खनक के होठ पर रख दिए और उसे पेशेंटली किस करने लगा। वो किस के जरिए अपने गुस्से को बाहर निकाल रहा था और गुस्सा किस बात से था, ये तो सिर्फ वही जानता था। खनक जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी आंखें झटके से अपने आप खुल गई। उसने जैसे ही अस्वत को देखा, वो एकदम से घबरा गई और जल्दी से उठने की कोशिश करते हुए बोली, ए जी ओ जी। लेकिन अस्वत ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे वापस से बेड पर लिटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपने दांत पीस कर बोला, डोल, जब से तुमने कॉलेज जाना स्टार्ट क्या किया, सब कुछ भूल गई हो। अस्वत की बात सुनकर खनक तपाक से बोली, ए जी ओ जी, हम कोई भूलने वाली गुड़िया थोड़ी ना है जो सब कुछ भूल जाएंगे। हम शिव जी की भक्त खनक हैं, हमें सब कुछ याद है। हम शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और शिव जी के सारे व्रत रखते हैं, और आप हमारे एजी ओजी हो जो हर वक्त अपनी क्यूट वाइफ पर गुस्सा करते रहते हो। बोलते हुए खनक का मुंह बन गया था, लेकिन जब उसने अस्वत को खुद को घूरते हुए देखा तो जबरदस्ती अपने दांत दिखाते बोली, एजी ओजी, ऐसे क्यों देख रहे हो, हमें शर्म आती है। इतना बोलकर खनक खुद में ही शर्माने लगी। वहीं अस्वत आज उसकी मासूमियत से बिल्कुल पिघलने वाला नहीं था, इसलिए गुस्से में घूरते हुए बोला, टोल, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, तुम्हें सब कुछ याद है, तो ये भी याद होगा कि मैंने तुम्हें किसी से भी बात करने के लिए मना किया था, और खासकर लड़कों से। तो फिर क्यों मेरी बात नहीं मानी? याददाश्त कमज़ोर हो गई थी या फिर याददाश्त कमज़ोर होने का ड्रामा कर रही थी? जवाब दो। अस्वत का गुस्सा देखकर कनक की सीटी पीटी गुल हो गई। वो उसे पूरी दुनिया ही अपनी मासूमियत से पिघला सकती थी, लेकिन उसके एजीओ जी वो इतनी आसानी से उसकी मासूमियत भरी बातों में नहीं आने वाले थे। खनक का मन इस वक्त जोर जोर से रोने का कर रहा था। वो मन ही मन शिव जी से पूछ रही थी, क्या शिव जी, हम तो आपकी सबसे बड़ी भक्त है ना, फिर भी आप हमें एक बार किसी न किसी मुसीबत में डालते हो। एक बात बताओ, जो हमारा जन्म हुआ था, तो क्या हमें तोहफे के रूप में दुनिया की सारी मुसीबतें ही दे दी थी? मुंह बनाते हुए। और अगर हमारे एजीओ जी को पता चला कि मैं लंच में फास्ट फूड खाती हूँ, तो तैयारी कर लीजिए मुझे ऊपर बुलाने की, क्योंकि एजीओ जी का गुस्सा। खनक को सोचकर बोलते हुए खनक के दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो अपनी आंखों से नकली आंसू बहाते हुए बोली, एजीओ जी, अपनी सुंदर क्यूट वाइफ पर कोई चिल्लाता है क्या? आप बहुत गंदे हो, हम हमेशा मुझे रुलाते रहते हो। और इतना बोलकर खनक छूट मूट अपनी आंखों से समंदर बहाने लगी। असुद गुस्से में खनक को घूर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, डोल दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती है, लेकिन अश्वत सिंह शेखावत को नहीं। और इतना सोचकर उसने खनक के दोनों गालों को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते बोला,
डॉल, अगर आइंदा कोई लड़का तुम्हारे आसपास भटका या तुमने किसी लड़के से दोस्ती करने की कोशिश की तो डॉल, मेरे गुस्से का ऐसा बवंडर आएगा जिसमें ना तुम खुद को संभाल पाओगी और ना ही किसी और को। बोलते हुए अश्वत्थ की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी और उसके चेहरे पर खनक के लिए जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। उसका गुस्सा देखकर खनक अंदर तक कांप गई, क्योंकि इस वक्त उसका पति वही लग रहा था जो कुछ महीनों पहले था, जिसने उसे मजबूर करके उससे जबरदस्ती शादी की थी। खनक ने डरते हुए जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। अश्वत्थ ने उसके दोनों गालों को छोड़ा और अपनी स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोला, टॉल, बहुत रेस्ट हो गया, अब स्टडी करने बैठो। पढ़ाई का नाम सुनते ही खनक का चेहरा बिल्कुल रोने वाला बन गया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो किसी भी पल रो देगी। खनक रोनी शक्ल बनाते हुए बोली, पढ़ाई, वो भी इस वक्त? खनक की शक्ल देखकर अश्वत्थ अपनी स्ट्रिक्ट आवाज़ में उसे घूरते हुए बोला, डॉल, डॉल, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? खनक ने डरते हुए जल्दी से अपना सर नामे हिला दिया। अश्वत्थ बेड से उठा और अपने कोट के बटन खोलते हुए खनक से बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक अपनी किताबें निकाल कर स्टडी टेबल पर बैठो। इतना बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया और खनक बेचारी मन ही मन जोर जोर से रोने लगी। देशमुख मैंसन। रितेश मैंसन वापस आया तो हॉल में सोए पर ही उसे सोना दिखाई दी, जो बेंच पर पेंसिल से एक डिज़ाइन बना रही थी और उसे बहुत ज़्यादा खोई हुई थी। तभी रितेश उसके बगल में आकर बैठ गया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर दोनों आंखें बंद कर ली। सोना जो डिज़ाइन में खोई हुई थी, रितेश को महसूस करके मुस्कुरा दी और प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते बोली, मिलाए उससे। सोना की बातें अब बात सुनकर हितेश ने अपनी दोनों आंखें खोल दी और मासूमी से बोला, ऑफिस का बहुत काम था, टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है कि मैं उससे मिलकर रहूँगा। सोना हंसते बोली, उससे मिलकर मुझे मत भूल जाना, मुझे भी मिलवाना। सोना की बात सुनकर रितेश ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। अश्वत्थ का कमरा। अश्वत्थ फ्रेश होकर कमरे में आया। इस वक्त उसने ब्राउन कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर डाल रखा हुआ था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके बाद अभी भी गीले थे और उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। उसकी नज़र खनक पर गई, जो स्टडी टेबल के पास पड़ी चेयर पर बैठी हुई कॉमिक्स पढ़ रही थी। ये देखकर उसकी दोनों भौहें आपस में जुड़ गई और वो गुस्से में उसके पास आया और एकदम से गरजते हुए बोला, डॉल, मैंने तुमसे क्या कहा था? खनक जो मुस्कुराते हुए कॉमिक्स को पढ़ रही थी, अश्वत्थ की आवाज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, लेकिन अगले पल अपने जबरदस्ती दांत दिखाते बोली, हैं ओजी एजी, मेरा मतलब एजी ओजी। कॉमिक्स की किताबों को बंद करते हुए, ये तो कुछ भी नहीं। मैं की किताब निकालकर पेंसिल से एक क्वेश्चन पर टिक करते हुए, मैं तो क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, अपनी झूठी तारीफ करते हुए, मैं बहुत होशियार हूँ, अपना वक्त ऐसे थोड़ी बर्बाद करूँगी। अश्वत्थ अच्छे से समझ रहा था कि उसकी डॉल कितनी बड़ी झूठी है, कितनी देर से उसे झूठ बोले जा रही है, लेकिन वो उसे डांटने की बजाय वहीं पड़ी दूसरी चेयर पर बैठ गया और खनक से बोला, डॉल, तुम बहुत होशियार हो, एक क्वेश्चन पर अपनी उंगली रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। खनक की तो सांसें ही अटक गई। मैथ के क्वेश्चन, वो भी उससे जिसमें वो हमेशा नैना की चीटिंग करके पास हुई थी। उसे तो मैथ का कुछ भी नहीं आता। अब क्या होगा कि उसके एजीओजी गुस्से में उस पर हाथ तो नहीं उठा देंगे? यही सोचकर ही खनक अपने मन में रो रही थी। वो अश्वत्थ के सामने भी रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालते बोली, ये क्वेश्चन, जबरदस्ती हंसते हुए, ये इसका लासा नहीं, इसको पीटा नहीं, यहाँ पर वाई एक्स और जेड। खनक बेवकूफ़ी की तरह पेंसिल से किताब पढ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर असद उसे डांटते बोला, क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व किए जाते हैं, ऐसे बुक्स पर नहीं, अपनी नोटबुक निकालो। खनक ने जल्दी से अपना सर हिलाया और अपने बैग से एक रफ कॉपी निकाली और क्वेश्चन को सोल्व करने की एक्टिंग करने लगी। जैसे ही अश्वत्थ उसे देखता, वो जबरदस्ती अपने दांत दिखाकर हंसने लगती, लेकिन जब कुछ देर तक उसे कुछ नहीं हुआ तो वो धीरे से रोनी आवाज़ में अश्वत्थ से बोली,
इसकी कोई सज़ा भी होगी? अश्वथ ने एक नज़र उसकी नोटबुक को देखा और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोला, टॉल, बिल्कुल, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हो, बेड की तरफ इशारा करते हुए, तुम इसमें उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। अपने दोनों हाथ खनक की चेयर पर रखकर उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए, तुम्हें बेड पर अच्छे से सिखाऊंगा ताकि तुम आइंदा से कुछ भी ना भूलो। और इतना बोलकर अश्वथ ने अपनी एक आई विंक कर दी। डर से तो खनक के प्राण ही सूख गए। उसका गला इतना ज़्यादा सूख गया कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अश्वथ ने उसे नोटबुक की तरफ इशारा किया और बोला, डिसाइड कर लो, बेड पर जाकर मेरे तरीके से स्टडी करना चाहती हो या फिर यहीं? बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, प्रॉमिस डॉल, ऐसा सिखाऊंगा कि दोबारा भूलोगी नहीं, चलें? खनक डरते हुए जल्दी से बोली, हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, मैथ की टॉपर तो मैं ही थी। इतना बोलकर खनक डरते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर अश्वथ हल्का मुस्कुराया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर फ़ोन निकालकर उसमें कुछ करने लगा। डर से खनक की सांसें अटकी थी, क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं, और वो सदा से बचना भी चाहती थी, इसलिए जल्दी से अपने दिमाग को चलाने लगी। और अगले ही पल उसके दिमाग में एक सुपर आइडिया आया। उसने एक नज़र अपने पति को देखा जो फ़ोन चलाने में बिजी था। ये देखकर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। अचानक से उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और अश्वथ से बोली, ए जियो जी, सुनो जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। झूठ बोलते हुए, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। अश्वथ अपनी नौटंकी पत्नी की बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगा तो खनक और भी ज़्यादा नौटंकी करते हुए बोली, और मेरा तो जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, लगता मैं बीमार हो गई हूँ। रोनी सूरत बनाते हुए, और बीमार में कौन पढ़ाई करता है? अश्वथ ने अगले ही पल खनक का हाथ पकड़कर एक झटके से उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी पतली कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ते बोला, डॉल, तो तुम बीमार हो? खनक जबरदस्ती हंसते अपना सर हाँ में हिलाने लगी। मन ही मन वह बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली स्टडी करने से उसका पीछा छूटा और उसे सजा भी नहीं मिलेगी। ये सोचकर ही उसका मन डांस करने का कर रहा था। लेकिन अगले ही पल जब उसने अपनी पति की बातें सुनी तो उसकी हंसी एक मिनट में गायब हो गई। अश्वथ खनक के कंधे पर अपनी थोड़ी रखकर उसके एक गाल पर अपना गाल रब करते हुए बोला, लेकिन डॉल, जो तुम बता रही हो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के। इसका मतलब तुम? अश्वथ ने जानबूझकर अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन खनक की हालत खराब होगी। प्रेग्नेंट, और वो तो खुद अभी बच्ची थी। बेचारे ने क्या सोचा था और क्या हो गया? खनक जल्दी से अश्वथ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ए जियो जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मैं तो खुद बच्ची हूँ। अश्वथ अपनी एक आईब्रो झुकाते बोला, क्यों नहीं हो सकती, आखिर हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया है जो एक पति पत्नी के बीच होता है, तो तुम क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो सकती? खनक गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला। अचानक ही खनक को एहसास हुआ कि उसने अपना सच खुद ही बता दिया। उसने एक नज़र अश्वथ को देखा और ऊपर की तरफ देखकर शिवजी जी को याद करने लगी। हे शिवजी जी, ये ना आप मेरे साथ बहुत गलत करते हैं। हर बार हमें भूखे शेर के सामने ऐसे पेश कर देते हैं कि हम उसका खाना है। सोचते हुए खनक ने डरते हुए अश्वथ को देखा जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। खनक ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और उंगलियों के फासले से अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ जो गुस्से में लाल पीला था अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी खनक को इस टाइम पर ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षस अपना शिकार करने से पहले हंस रहा है। खनक और भी ज़्यादा डर गई और अपने मन में जल्दी जल्दी से शिवजी को याद करने लगी। वो शिवजी को ऐसे याद करी थी जैसे आज उन्हें धरती पर लाकर ही रहेगी। कुछ देर बाद अश्वथ हंसते हुए अचानक से रुका और गुस्से में खनक के दोनों हाथों को पकड़कर उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, टोल, मुझे पहले ही पता था कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, तो अब
अपना नाटक बंद करो और अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, क्या बता तुम सच में प्रेग्नेंट हो जाओ? खनक डर से थूक गटकते बोली, तू तू दूसरा मौका नहीं मिल सकता? टीचर जी तो देते हैं। खनक की बात सुनकर अस्वथ मन ही मन हंसने लगा, लेकिन सीरियस आवाज में खनक से बोला, डॉल, टीचर देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा टीचर होने के साथ साथ तुम्हारा पति हूँ, तो मैं तो तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें मौका देकर मैं अपना लॉस नहीं करवा सकता, क्योंकि अश्वथ सिंह शेखावत कभी घाटे का सौदा नहीं करता। डॉल, सो गेट रेडी। और इतना बोलकर अश्वथ बिना देर किए खनक को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। खनक बेचारी अश्वथ से अपनी नौटंकी में जीतने चली थी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि उसकी नौटंकी आज उसी पर भारी पड़ने वाली है। जहाँ अश्वथ खनक को ढेर सारा प्यार करने में बिजी था, तो वहीं खनक के खिलाफ प्लान बन रहे थे। सार्थक, साहिल, समर इस वक्त सार्थक के मेंशन में खनक के लिए प्लान बना रहे थे। साहिल मुंह बनाते हुए दोनों से बोला, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इतनी जल्दी से हमारे झांसे में आएगी। साहिल की बात सुनकर समर सस्पेंस से मुस्कुराते हुए बोला, आना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। समर की बात सुनकर सार्थक भी मुस्कुराने लगा। कुछ दिन बाद खनक जब कॉलेज आई तो उसे पता चला कि प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को पार्टी दे रहे हैं। ये पार्टी उनकी तरफ से सभी बच्चों के लिए थी, जिसमें सभी बच्चों का आना ज़रूरी था। लेकिन पार्टी किस लिए थी और क्यों दी जा रही थी, ये सवाल सभी बच्चों के मन में था। लेकिन किसी ने भी प्रिंसिपल से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पार्टी यानी कि फुल मस्ती, नो स्टडी। पार्टी कॉलेज के सामने बड़े सी 5 स्टार होटल में थी। अनवी तो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और खनक भी उसे को मस्ती करना बहुत पसंद था। सिवाय स्टडी के उसे पढ़ाई इतनी खास पसंद नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा टास्क था उसके पति को मनाना। पार्टी का दिन, पार्टी की थीम रेड एंड ब्लैक थी। खनक ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इस पार्टी में आने के लिए उसे न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। उसने बड़ी मुश्किल से अश्वथ को मनाया था। अश्वथ तो उसे जाने ही नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानती थी उसने कैसे कैसे करके उसे मनाया था। जहाँ सभी लड़कियों ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस गाउन पहना हुआ था, वहीं अनवी ने भी खनक की तरह सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पार्टी अपनी चरम सीमा पर थी। बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। कुछ स्टूडेंट डांस कर रहे थे, तो कुछ जूस पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं थोड़ी दूरी पर समर, सात्विक, साहिल खड़े थे और खनक और अनवी को देख रहे थे। समर की नज़रें तो खनक पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि खनक सादगी में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आंखों आंखों के इशारे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस वक्त उन तीनों के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब क्या था ये तो सिर्फ वही जानते थे। अनवी खनक का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आई और दोनों डांस करने लगी। कुछ ही देर में हाई हील पहनने की वजह से खनक के पैर में दर्द होने लगा, और वो अनवी को एक्सक्यूज मी बोलकर वहीं पड़े सोफे पर बैठ गई। तभी समर उसके पास आया और उसके हाथों में 2 जूस के गिलास थे। समर ने एक जूस का गिलास खनक के सामने रखा और मुस्कुराते बोला, माफ़ी कितनी बार मांग चुका हूँ, अब तो माफ़ कर दो। समर की आवाज़ सुनकर खनक ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाते बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। समर ने कुछ भी नहीं कहा और सोफे से उठकर वहाँ से चला गया। खनक ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अनवी को डांस करते हुए देखने लगी। खनक अनवी को देखते अपने मन में बोली, शिवजी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल पक्की वाली 2 सहेलियों को भेज दिया। पहले नैना, जो हमें हमसे भी ज़्यादा समझती है, और अब अनवी। तभी अचानक से खनक को खांसी आने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और खांसने लगी। तभी उसकी नज़र जूस के गिलास पर पड़ गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे जूस का गिलास उठाया और पीने लगी। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि खनक को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे चक्कर टाइप के आने लगे। खनक ने डांस फ्लोर की तरफ देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था।
खनक ने अपने माथे पर हाथ रखा और खुद को संभालकर सोफे से उठकर खड़ी हो गई। एक बार उसने फिर से अपने चारों तरफ देखा तो उसे वाकई में अभी भी सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। खनक को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे बस चक्कर आ रहे थे और कुछ भी सही से नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन 5 मिनट हो गए थे, कनक को अभी भी वॉशरूम नहीं मिल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक ही वो एक रूम में घुस गई। इस वक्त समर, सार्थक और साहिल एक कमरे में थे और मुस्कुराते हुए वाइन पी रहे थे। उन दोनों के हाथ में शराब का गिलास था। साहिल हैवानी से मुस्कुराते बोला, अब तो उस पाउडर ने अपना काम भी दिखाना शुरू कर दिया होगा। साहिल की बात सुनकर समर वाइन की सिप लेते हुए कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। कुछ देर पहले साहिल के हाथ में इस वक्त 2 जूस के गिलास थे। समर ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक पाउडर निकाला और सारा पाउडर एक गिलास में डाल दिया और दोनों गिलासों को लेकर खनक की तरफ जाने लगा। फ्लैशबैक एंड। समर सार्थिक तरीके से मुस्कुराते बोला, सभी बच्चों को लगता है कि ये पार्टी प्रिंसिपल ने अपनी तरफ से दी है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये पार्टी किस खुशी में नहीं है, बल्कि खनक की बर्बादी के लिए दी गई है। नफरतें मुस्कुराते हुए, आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि आज उसे पता चलेगा कि हम तीनों से भिड़ने का अंजाम क्या होता। हम तीनों की मर्दानगी को ललकारा था ना उसने, अब उसे हम अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। इतना बोलकर समर गुस्से में शराब को एक ही सांस में अपने अंदर गटक लेता है। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थीं। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पर पड़ गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। समर की नज़रों का पीछा करते हुए साहिल और सार्थक ने भी अपने सामने देखा तो हैरान हो गए। तीनों कभी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे तो कभी सामने खड़ी लड़की को। आधी रात का वक्त, अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसी बारिश में एक लड़की बेसुध चलती हुई कॉलेज के टेरिस पर आकर खड़ी होगी। लड़की की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अंधेरी की वजह से लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लड़की टेरिस की रेलिंग पर चढ़कर नीचे कूद गई। अगला दिन सिखावत मेंशन, अश्वथ का कमरा। खनक ने दूसरी तरफ करवट ली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखा और अचानक से उठकर बैठ गई और खुद से बोली, ए जियो जी कहाँ गए? बोलकर बेड से उठी और वॉशरूम में चेक करने लगी, लेकिन अश्वथ वहाँ पर भी नहीं था। खनक कुछ देर बाद कॉलेज के लिए रेडी हो गई और अपना बैग लेकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आई और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठकर उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और अनंता जी से पूछा, अश्वथ जी कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। अनंता जी उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, वो तो सुबह सुबह ही निकल गया था, ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी। खनक ने कुछ नहीं कहा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी अंशुमन मुस्कुराते हुए बोला, भाभी कल आपकी पार्टी कैसी थी? मज़ा तो आया था ना, या फिर पूरी पार्टी में बोर हो गई? खनक मुस्कुराते बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है मेरी फ्रेंड अनवी, उसने कितना अच्छा डांस किया। अनंता जी की तरफ देखते हुए, माँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं किसी दिन अनवी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। खनक की बात सुनकर अनिरुद्ध जी हल्का मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं बेटा, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकती हो, क्योंकि ये अब तुम्हारा भी घर है। इतना बोलकर अनिरुद्ध जी उठे। अंशुमन का भी ब्रेकफास्ट हो गया था, इसलिए वो भी उठ गया और दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल गए। खनक भी अपना ब्रेकफास्ट करके ड्राइवर के साथ अपने कॉलेज के लिए निकल गई। खनक पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो मन ही मन शिव जी से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो। कॉलेज के कैंपस में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश पेट के बल थी, इसलिए किसी को भी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिंसिपल के चेहरे पर तो साफ घबराहट नज़र आ रही थी। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस कुछ ही देर में आने वाली थी। लाश को देखकर वहीं खड़े स्टूडेंट
तरह तरह की बातें बना रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह होगी जो इस लड़की ने सुसाइड कर ली। तभी दूसरी लड़की बोली, वजह होने को तो बहुत हो सकती है, क्या पता बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया हो और सुसाइड कर लिया हो। और वैसे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। मैंने कल ही फेसबुक पर देखा था, लड़की ने प्रपोज रिजेक्ट कर दिया तो लड़की ने आत्महत्या कर ली। एक लड़का बोला, लेकिन ये लड़की हमारे कॉलेज की है, लेकिन अगर इसे सुसाइड करनी थी तो अपने घर में जाकर करती, यहाँ करने की क्या ज़रूरत थी। उसी लड़के के पास खड़ी एक लड़की गुस्से में बोली, तुम सभी लोग अपना मुंह बंद रखो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, फिर भी उस लड़की के लिए बकवास किए जा रहे हो। कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं मरता और ना ही सुसाइड करता है। ज़रूर कोई रीज़न होगा जो लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। उस लड़की की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी कॉलेज के सामने रोकी। खनक पीछे का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी। खनक कॉलेज की कैंपस से आई और सामने देखकर हैरान हो गई। कैंपस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ तक कि सांस लेने की भी जगह नहीं थी। खनक का दिल और भी ज़्यादा घबराने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और शिव जी से प्रार्थना करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। खनक पास खड़ी एक लड़की के पास आई और उसने हैरानी से पूछा, आज इतनी भीड़ क्यों है, कोई आया है क्या। लड़की धीरे से बोली, नहीं तुम्हें नहीं पता, एक लड़की ने कॉलेज के टेरेस से कूदकर सुसाइड कर ली है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, कुछ ही देर में आते होंगे। लड़की की बात सुनकर खनक अब और भी ज़्यादा घबरा गई। उसका दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। कुछ गलत हो रहा था जो उसे नहीं पता था। खनक धीरे धीरे भीड़ के बीच से निकलते हुए आगे आई। उसने जैसे ही अपने सामने पड़ी लाश को देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो दोस्तों, कौन थी ये लड़की और उसने क्यों सुसाइड किया था, ये जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।